My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आपका जो पेपर है एचयू बीएड 107 जिसका नाम है असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम का आकलन, उससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का हम सभी लोग अभ्यास कर रहे हैं। पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोज में हम सभी लोगों ने 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का अभ्यास किया है और उसी सीरीज में, उसी श्रृंखला में आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग 20 मोर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर पेपर एचयू बीएड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग और शिक्षण एवं अधिगम के आकलन से संबंधित जो बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, उसका अभ्यास हम सभी लोग करेंगे। आज के लिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 101 क्वेश्चन है, हु सेड दैट, किसने कहा कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं तथा शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट टू विच एन ऑब्जेक्टिव इज बीइंग अटेन्ड, द इफेक्टिवनेस ऑफ द लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड इन द क्लासरूम, हाउ विल द गोल्स ऑफ एजुकेशन हैव बीन अकॉम्प्लिश्ड। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, ए एन एम डांडेकर, बी गिलफर्ड, सी एस एस स्टीवेंस एंड डी एन सी ई आर टी। तो डियर स्टूडेंट्स, यह स्टेटमेंट किसका है, किसने कहा है, किसका कथन है कि मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त हुए हैं, कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली रहे हैं और साथ ही साथ शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। Evaluation is the process of determining the extent to which an objective is being attained, the effectiveness of the learning experiences provided in the classroom, how well the goals of the education have been accomplished, अर्थात शिक्षा के लक्ष्य कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रहे हैं। यह स्टेटमेंट किसका है? डांडेकर जी का नहीं, स्टीवेंस का नहीं, गिलफर्ड का नहीं, बल्कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दैट इज NCERT का है। सो here the D option is the right option, NCERT। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, प्रश्न संख्या 102। प्रश्न है, मूल्यांकन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं, द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द इवैल्यूएशन प्रोसेस इज और आर। एंड योर ऑप्शंस आर, ए टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, बी लर्निंग एक्टिविटीज, सी बिहेवियरल चेंजेस एंड डी ऑल ऑफ द एबव, अर्थात शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, मूल्यांकन प्रक्रिया या जो असेसमेंट है या इवैल्यूएशन प्रोसेस है, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख अंग कौन से हैं या घटक कौन से हैं। तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स तो सबसे पहले होता ही है, शिक्षण उद्देश्य होते हैं या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पहले डिसाइड होता है और उसको लेकर के उस पर कुछ लर्निंग एक्टिविटीज़ होती है, टीचिंग एंड लर्निंग की एक्टिविटीज़ होती है और उसके बाद उसमें विद्यार्थियों में जो है उस टीचिंग या लर्निंग एक्टिविटीज़ के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन होता है, बिहेवियरल चेंजेस होते हैं और इन्हीं का हम इवैल्यूएशन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं। तो इस तरह से जो कंपोनेंट्स हुए, शिक्षण उद्देश्य, अधिगम क्रियाएं, व्यवहार परिवर्तन, ये तीनों होते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, प्रश्न संख्या 103। प्रश्न है, यस स्टीवेंस ने मापन प्रक्रिया की यथार्थता के आधार पर मापन के कितने स्तर बताए हैं। हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हैव बीन गिवन बाय एस स्टीवेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट प्रोसेस। एंड योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, ए 3 ग्रेडेड लेवल्स, बी 4 ग्रेडेड लेवल्स, सी 5 ग्रेडेड लेवल्स और डी 6 ग्रेडेड लेवल्स। ए है 3 क्रमबद्ध स्तर, बी 4 क्रमबद्ध स्तर, सी 5 क्रमबद्ध स्तर या डी 6 क्रमबद्ध स्तर। तो एस स्टीवेंस ने
मापन प्रक्रिया की एक्यूरेसी या यथार्थता के आधार पर मापन के कितने स्तर, कितने लेवल बताए हैं? हाउ मेनी लेवल्स ऑफ मेजरमेंट हैज बीन गिवन बाय एस.एस. स्टीवेंस ऑन द बेसिस ऑफ एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट प्रोसेस। तो कितना बताया डियर स्टूडेंट्स? 3 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि उन्होंने 4 लेवल्स बताए हैं। कौन कौन से स्केल या लेवल्स बताए हैं? नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशियो। तो 4 स्केल हैं या 4 लेवल्स हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 4 ग्रेडेड लेवल्स या 4 क्रमबद्ध स्तर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, प्रश्न संख्या 104 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? एंड योर ऑप्शंस आर ए मीन, बी मोड, सी मीडियन एंड डी क्वार्टाइल। ए है मध्यमान, बी है बहुलांक, सी है मध्यांक और डी है चतुर्थांक। तो डियर स्टूडेंट्स, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति का मान कौन सा नहीं है? यदि आपने मेजर्स ऑफ टेंडेंसी पढ़ी होगी, सेंट्रल टेंडेंसी, तो आपने पढ़ा होगा मीन, मीडियन, मोड। तो मीन, मीडियन और मोड ये तीनों क्या है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। जो क्वार्टाइल है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो क्वार्टाइल या चतुर्थांक है वो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या केंद्रीय प्रवृत्ति का मान नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, प्रश्न संख्या 105। प्रश्न है, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशन इज और आर। व्यवसाय की मुख्य विशेषताएं होती हैं या विशेषता है? योर ऑप्शंस आर ए नॉर्म्स, बी कमिटमेंट, सी कोड ऑफ कंडक्ट, डी ऑल ऑफ द एबव। अर्थात प्रत्येक व्यवसाय में कुछ उसके मानक होते हैं या उसमें प्रतिबद्धताएं होती हैं, उसके कुछ आचार संहिता होते हैं या उपर्युक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो भी आपका प्रोफेशन है या व्यवसाय है, सभी व्यवसाय प्रोफेशन के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसमें कुछ कमिटमेंट भी होता है, प्रतिबद्धताएं भी होती हैं, और साथ ही साथ प्रत्येक प्रोफेशन के व्यवसाय के अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव या उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106, प्रश्न संख्या 106। क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन विचलनशीलता का मान नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर्स ऑफ डेविएशन? एंड योर ऑप्शंस आर ए रेंज, बी स्टैंडर्ड डेविएशन, सी मीडियन एंड डी क्वार्टाइल। डियर स्टूडेंट्स, कौन सा विचलनशीलता का मान नहीं है? यदि आपने मेजर्स ऑफ डेविएशन पढ़ा होगा या विचलनशीलता के मान पढ़े होंगे, तो मेजर्स ऑफ डेविएशन के अंतर्गत आपने रेंज या प्रसार पढ़ा होगा, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और मानक विचलन भी पढ़ा होगा, और आपने क्वार्टाइल डेविएशन या चतुर्थांक भी पढ़ा होगा, और एक और आपने पढ़ा होगा एवरेज डेविएशन या मीन डेविएशन। लेकिन मीडियन नहीं पढ़ा है। मीडियन क्या है? मीडियन इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन केंद्रीय प्रवृत्ति का एक मान है, ना कि मेजर्स ऑफ डेविएशन या विचलनशीलता का मान है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मीडियन क्या है? वो विचलनशीलता का मान नहीं है। इसके अलावा रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टाइल ये सभी क्या है? विचलनशीलता के मान हैं। तो इस तरह से यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107, प्रश्न संख्या 107। प्रश्न है, क्वेश्चन है, मध्यमान ज्ञात करने का सूत्र है। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग मीन इज, एंड योर ऑप्शंस, आपके विकल्प जो हैं वो आपकी स्क्रीन पर। ए है समेशन एक्स बाई एन, बी है समेशन एक्स स्क्वायर बाई स्मॉल एन, सी है एन इंटू समेशन एक्स, एंड डी है समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो मीन होता है या मध्यमान हम ज्ञात करते हैं, उस मध्यमान को ज्ञात करने का कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा सूत्र इसमें सही है? समेशन एक्स बाई एन है, या समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन है, या समेशन एक्स स्क्वायर इंटू एन है, या एन इंटू समेशन एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, समेशन एक्स स्क्वायर बाई एन भी नहीं है, इंटू एन भी नहीं है, एन इंटू समेशन एक्स नहीं, बल्कि क्या है? समेशन एक्स बाई एन है। अर्थात जितने भी स्कोर्स होते हैं, जितने प्राप्तांक होते हैं, उन सभी प्राप्तांकों को हम जोड़ देते हैं, उनका समेशन कर देते हैं, और उसके बाद जितने नंबर ऑफ स्कोर्स होते हैं उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से समेशन एक्स बाई एन जो है, ये है फॉर्मूला ऑफ मीन या मध्यमान को ज्ञात करने का सूत्र है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, समेशन एक्स बाई एन। इसको याद रखिएगा, इस पर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108, प्रश्न संख्या 108। प्रश्न है, समंक 8, 10, 6, 5, 6 का मध्यमान है। द मीन ऑफ नंबर्स 8, 10, 6, 5 एंड 6 इज, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए 5, बी 4, सी 6 एंड डी 7, 5, 4, 6 एंड 7। तो डियर स्टूडेंट्स, पिछले प्रॉब्लम जो हम लोगों ने अभी पढ़ा,
मीन इक्वल टू समेशन एक्स बाई एन। तो यहाँ पे समेशन एक्स क्या होगा, 8, 10, 6, 5 और 6 को आप जोड़ दीजिए, वो आएगा समेशन एक्स। तो क्या होगा 8 + 10 18, 18 में 6 जोड़िए तो 24, 24 में 5 जोड़िए तो 29 और 29 में 6 जोड़िए तो 35। तो समेशन एक्स का मान आ गया 35, 35। और टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 है, तो 35/5। 35 को 5 से आप डिवाइड कर दीजिए, 5 7 जा 35 या 5 7 35। तो यहाँ पे जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 7। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन 7। डियर स्टूडेंट्स, यह एक एग्जाम्पल है आपको दिया गया है। इसी तरह के प्रॉब्लम, इसी तरह के प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न कि आप मीन की गणना कीजिए, मीडियन की गणना कीजिए, मोड की गणना कीजिए। तो आपके पास फार्मूला आपको याद होना चाहिए और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 109, प्रश्न संख्या 109। प्रश्न है, मापन का सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापक कौन है? विच इज द लिस्ट रिफाइंड और प्योर लेवल ऑफ मेजरमेंट? यानी ऑप्शन आर आपके विकल्प हैं, ए नॉमिनल स्केल और नॉमिनल लेवल, बी ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डिनल लेवल, सी इंटरवल स्केल या इंटरवल लेवल, एंड डी रेशियो स्केल या रेशियो लेवल। पहला है, ए है नामित स्तर या नाम आधारित मापक, बी है क्रमित स्तर या क्रम आधारित मापक, सी है अंतरित स्तर या अंतराल आधारित मापक, डी है अनुपातिक स्तर या अनुपात आधारित मापक। तो इसमें से सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापक कौन है? तो डियर स्टूडेंट, जब हम लोगों ने स्केल्स ऑफ मेजरमेंट या लेवल्स ऑफ मेजरमेंट पढ़ा है तो उसमें हमने एक हायरार्की पढ़ी थी। उसमें कहा था कि नीचे से ऊपर अगर हम चलेंगे परिमार्जन के आधार पर, तो सबसे नीचे नॉमिनल, देन ऑर्डिनल, देन इंटरवल, देन रेशियो। अर्थात सबसे कम परिमार्जित क्या होता है, नॉमिनल लेवल या नामित स्तर, और उससे अधिक होता है क्रमित, उससे अधिक होता है अंतरित, और उससे अधिक होता है आनुपातिक। तो इस तरह से सबसे कम परिमार्जित कौन है, नामित है। सबसे अधिक कौन है, रेशियो या अनुपात स्तर है। तो आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इस प्रश्न में कम पूछा गया है, तो कम के लिए नॉमिनल स्केल या नॉमिनल लेवल या नामित स्तर या नाम आधारित मापक जो होता है वो सबसे कम परिमार्जित स्तर का मापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110, प्रश्न संख्या 110। प्रश्न है, हु इज अकाउंटेबल इन स्कूल एजुकेशन सिस्टम? स्कूली शिक्षा प्रणाली में कौन जवाबदेह होता है या किसकी जवाबदेही होती है? एंड योर ऑप्शंस आर, ए टीचर्स, बी मैनेजर्स, सी प्रिंसिपल्स, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। ए है शिक्षक की जवाबदेही होती है, बी है प्रबंधक की जवाबदेही होती है, सी है प्रधानाचार्य की जवाबदेही होती है, और डी है उपर्युक्त सभी की। तो स्कूली शिक्षा प्रणाली में जो अकाउंटेबिलिटी होती है, जो जवाबदेही होती है, सबसे पहले शिक्षक की होती है, मैनेजर्स की भी होती है, और प्राचार्य की या प्रधानाचार्य की भी होती है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकाउंटेबिलिटी जो है, वो जवाबदेही जो है, स्कूली शिक्षा प्रणाली में शिक्षक, प्रबंधक और प्रधानाचार्य तीनों की होती है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपर्युक्त सभी की या ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 111, प्रश्न संख्या 111। प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की शुरुआत हुई। इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स बाय स्टूडेंट स्टार्टेड इन, एंड योर ऑप्शंस आर, इन इंग्लैंड, बी रशिया, सी अमेरिका, एंड डी जापान। तो विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन का जो स्टार्टिंग हुआ, जो प्रारंभ हुआ, जो शुरुआत हुआ, इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स बाय स्टूडेंट्स, दैट इज स्टार्टेड इन, not in England, not in Russia, not in Japan, that has started in America, या अमेरिका में स्टार्ट हुआ। So here the C option is the right option, अमेरिका। अमेरिका में सबसे पहले शिक्षकों का मूल्यांकन विद्यार्थियों के द्वारा प्रारंभ किया गया। Evaluation of teachers by students started in America. So here the C option is the right option. Next question, question number 112, प्रश्न संख्या 112। प्रश्न है, समंक 4, 8, 5, 11, 6 का मध्यांक है। द मीडियन ऑफ द स्कोर 4, 8, 5, 11 एंड 6, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं 3, 4, 5 एंड 6। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग मीडियन की बात कर रहे हैं, मध्यांक की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोगों ने मध्यांक पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि जो अनग्रुप्ड डेटा होते हैं उसके लिए मध्यांक को ज्ञात करने के दो फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है जब नंबर ऑफ स्कोर्स ऑड हो, और दूसरा होता है जब नंबर ऑफ स्कोर्स इवन हो। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 प्राप्तांक है। इसका मतलब नंबर ऑफ स्कोर्स क्या है, विषम है, ऑड है। और उसके लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, उसके लिए फॉर्मूला था n + 1/2th टर्म।
तो n प्लस n बाई 2th टर्म, लेकिन उसके पहले क्या करना पड़ता है, जो हमारे स्कोर है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो अरेंज कर लीजिए, जो स्कोर्स दिया है इसमें सबसे छोटा है 4, उससे बड़ा है 6, उससे बड़ा है 5, फिर 6, फिर 8 और 11, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। n कितना है, 1 2 3 4 5, तो n हो गया 5 और प्लस 1 6/2, तो 6/2 क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म क्या है, 6 है, पहला ए है, दूसरा ए है, तीसरा 6 है, चौथा 8 और पांचवा 11 है। तो थर्ड टर्म कौन सा हो गया, 6, इसका मतलब इसका मीडियन क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। मीडियन जो है, जितने डेटा दिए गए हैं, जो समंग दिए गए हैं, उन सभी का मीडियन 6 है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपको अलग अलग जो है वैल्यूज देख करके आपसे परीक्षा में मीन मीडियन से संबंधित न्यूमेरिकल प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 113, प्रश्न संख्या 113। प्रश्न है, शैक्षिक मापन है, एजुकेशनल मेजरमेंट इज, एंड योर ऑप्शंस आर ए अप्रत्यक्ष मापन, A is indirect measurement, B is direct measurement, C is both of the above and D is not either। अर्थात A जो है वो कह रहा है कि जो मेजरमेंट है या एजुकेशनल मेजरमेंट है या शैक्षिक मापन है वह अप्रत्यक्ष मापन है, B कह रहा है कि वो प्रत्यक्ष मापन है, D कह रहा है कि उपयुक्त दोनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है, और D कह रहा है कि दोनों में से कोई नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हम एजुकेशन के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में मेजरमेंट कर रहे होते हैं, मापन कर रहे होते हैं, वो विद्यार्थियों की जो शैक्षिक योग्यता होती है, उस शैक्षिक योग्यता का हम मापन कर रहे होते हैं। और वो जो शैक्षिक योग्यता हमारे समक्ष दिखाई नहीं देती है, वो क्रूड नहीं होती है, वो अब्स्ट्रैक्ट होती है। इसलिए जो शैक्षिक मापन होता है वो प्रत्यक्ष मापन, डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं होता, बल्कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट होता है या अप्रत्यक्ष मापन होता है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। शैक्षिक मापन है एक अप्रत्यक्ष मापन, और एजुकेशनल मेजरमेंट इज एन इनडायरेक्ट मेजरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 114, प्रश्न संख्या 114। प्रश्न है, यदि 3 भाइयों का मासिक औसतन 5,000 रुपया है, तो उन तीनों की कुल मासिक आय क्या होगी। इफ द मंथली और सैलरी ऑफ 3 brothers is 5,000 rupees, then what will be the total monthly income of all 3 of them। ध्यान दीजिए, यहाँ जो प्रश्न है, जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आपने मीन पढ़ा है, उससे रिलेटेड प्रश्न है, और आपके ऑप्शंस हैं ए 5,000 रुपीज़, बी 10,000 रुपीज़, सी 15,000 रुपीज़ एंड डी 16,000 रुपीज़। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों ने मीन पढ़ा है। मीन क्या होता है, समेसन यक्स बाई यन होता है, समेसन यक्स बाई यन इक्वल टू मीन। यहाँ पर मीन दिया है, मंथली और सैलरी दिया है, कितना है वो 5,000 है। कितने लोग, कितने भाई हैं, तो 3 भाई हैं, और समेसन यक्स पूछा जा रहा है, समेसन यक्स जो है पूछा जा रहा है। तो समेसन यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5,000 इंटू 3, अर्थात आ जाएगा 3 इंटू 5 मीन्स 15,000 आ जाएगा। अर्थात तीनों की जो कुल सैलरी है, कुल जो आय है, उनका कुल मासिक आय जो है वो पूछा जा रहा है। तो कुल मासिक आय क्या होगा, 15,000 होगा, लेकिन उसका एवरेज अगर निकाला जाएगा तो 15,000 डिवाइडेड बाई 3 तो वो 5,000 आएगा। तो मासिक औसत वेतन क्या है, 5,000 है, और कुल मासिक आय क्या है, 15,000 है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 115, प्रश्न संख्या 115। प्रश्न है, विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले घटक हैं। द फैक्टर्स that affected the evaluation of teachers by students are। विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन को कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं, घटक हैं, जो प्रभावित करते हैं। द फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स बाय स्टूडेंट्स इज और आर, एंड योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प हैं ए फिलोसफिकल कंपोनेंट, बी सोशियोलॉजिकल कंपोनेंट, सी एजुकेशनल कंपोनेंट एंड डी ऑल ऑफ द एबव। अर्थात दार्शनिक घटक प्रभावित करते हैं, सामाजिक घटक प्रभावित करते हैं, शैक्षिक घटक प्रभावित करते हैं, या उपर्युक्त सभी जितने भी घटक हैं, दार्शनिक, सामाजिक, शैक्षिक, के सभी प्रभावित करते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन को प्रभावित करने वाले जो घटक हैं, फैक्टर्स दैट अफेक्टेड द इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स बाय स्टूडेंट्स आर,
उसमें फिलोसफिकल कंपोनेंट या दार्शनिक घटक भी होता है, सोशोलॉजिकल कंपोनेंट या सामाजिक घटक भी होता है, और एजुकेशनल कंपोनेंट या शैक्षिक घटक भी होता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव, उपर्युक्त सभी जो है वो विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 116, प्रश्न संख्या 116। प्रश्न है, किस प्रकार के मापन की एक निश्चित इकाई होती है? Which type of measurement has a definite or fixed unit? And your options are A. Physical measurement, B. Non-physical measurement, both physical and non-physical measurement, and D. neither of the above two. Means भौतिक मापन की अपनी एक निश्चित इकाई होती है, अभौतिक मापन की अपनी एक निश्चित इकाई होती है, भौतिक और अभौतिक दोनों की अपनी एक निश्चित इकाई होती है, दोनों में से किसी की एक निश्चित इकाई नहीं होती है। तो एक निश्चित इकाई डेफिनेट या फिक्स्ड यूनिट किसकी होती है? फिजिकल मेजरमेंट या भौतिक मापन की होती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फिजिकल मेजरमेंट या भौतिक मापन की अपनी एक निश्चित इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, प्रश्न संख्या 117। प्रश्न है, द रोल ऑफ द प्रिंसिपल इज और आर, प्राचार्य की भूमिका होती है। एंड योर ऑप्शंस आर ए. लीडरशिप या नेतृत्व, बी. एज ए सुपरवाइजर या पर्यवेक्षक के रूप में, सी. एज ए एडमिनिस्ट्रेटर या एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन की भूमिका होती है, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी। तो जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं, प्राचार्य होते हैं या प्रधानाचार्य होते हैं, उनका जो रोल, उनकी जो भूमिका होती है स्कूल में, विद्यालय में, महाविद्यालय में, वो क्या होती है? तो उनकी जो रोल्स होते हैं, उनकी भूमिका एज अ लीडरशिप या वे नेतृत्व प्रदान करने का भी काम करते हैं, वे पर्यवेक्षण या सुपरविजन का भी काम करते हैं, और साथ ही साथ वे प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन का भी कार्य करते हैं। सो हियर द ऑल ऑफ द एबव, और फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपयुक्त सभी या ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118, प्रश्न संख्या 118। प्रश्न है, सभी प्राप्तांकों में यदि कोई स्थिरांक जोड़ दिया जाए तो किसका मान अपरिवर्तित होगा? ऑन adding a constant to all the scores whose value will remain unchanged। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि सभी प्राप्तांकों में कोई स्थिरांक या कांस्टेंट जोड़ दिया जाए, सभी स्कोर्स में कोई कांस्टेंट जोड़ दिया जाए तो किसका जो मान है या किसकी वैल्यू जो है वो रिमेन अनचेंज्ड या अपरिवर्तित रहेगी। एंड योर ऑप्शंस आर ए. मीन का, बी. मीडियन, सी. मोड, एंड डी. स्टैंडर्ड डेविएशन। ए है मध्यमान, बी है मध्यांक, सी है बहुलांक, या डी है मानक विचलन का। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि कोई कांस्टेंट सभी स्कोर में, सभी प्राप्तांक में हम जोड़ देते हैं तो मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों के मान प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो मानक विचलन है, इसका मान प्रभावित नहीं होता है, इसमें के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, प्रश्न संख्या 119। प्रश्न है, भारत में छात्रों द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की शिक्षा में संस्तुति किस समिति ने की थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विच कमेटी रिकमेंडेड द इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स बाय स्टूडेंट्स इन इंडिया इन एजुकेशन? एंड योर ऑप्शंस आर ए. मल्होत्रा कमेटी, बी. रेड्डी कमेटी, सी. हंसा मेहता कमेटी, और डी. नन ऑफ दीज या नन ऑफ द एबव। अर्थात पहला है मल्होत्रा समिति ने यह रिकमेंडेशन दिया था, बी. रेड्डी समिति ने दिया था, सी. हंसा मेहता समिति ने दिया था, और डी. इनमें से किसी ने नहीं दिया था। तो भारत में छात्रों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की शिक्षा में जो रिकमेंडेशन दी गई, जो समिति दी गई, जो जिस समिति ने दी, वो किसने दिया था? मल्होत्रा नहीं, हंसा मेहता नहीं, बल्कि रेड्डी कमेटी ने दिया था। तो रेड्डी कमेटी रिकमेंडेड द इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स बाय स्टूडेंट्स इन इंडिया इन एजुकेशन। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। भारत में छात्रों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन की शिक्षा में संस्तुति रेड्डी समिति के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 120, प्रश्न संख्या 120। प्रश्न है, वर्गीकृत समंकों से मध्यमान की गणना करते समय कल्पित मध्यमान का मान होता है। While computing the mean from the grouped data, the value of the assumed mean is, and your options are A. lower limit of class with 0 d value, B. square of the midpoint of class with 0 d value, C. upper limit of the class with 0 d value, and D. square of the midpoint of the middle class। A है 0 d मान वाले वर्ग की निम्न सीमा, B है 0 d मान वाले वर्ग का मध्य बिंदु, C है 0 d मान वाले वर्ग की उच्च सीमा, और D है मध्य के वर्ग का मध्य बिंदु। तो ध्यान दीजिए, जब हम
ग्रुप्ड डेटा के लिए, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए मध्यमान की गणना करते हैं कल्पित मध्यमान विधि का प्रयोग करके। तो उसमें जो कल्पित मध्यमान का मान होता है वो क्या होता है, यही प्रश्न है कि वर्गीकृत समंकों से मध्यमान की गणना करते समय कल्पित मध्यमान का मान होता है। व्हाइल कंप्यूटिंग द मीन फ्रॉम द ग्रुप्ड डेटा द वैल्यू ऑफ द एज्यूम्ड मीन इज, और आपके जो ऑप्शंस हैं ये सारे हैं कि शून्य डी मान वाले वर्ग की निम्न सीमा को हम मानते हैं, या शून्य डी मान वाले वर्ग के मध्य बिंदु को मानते हैं, या शून्य डी मान वाले वर्ग की उच्च सीमा को मानते हैं, या मध्य वर्ग के जो मध्य का वर्ग होता है उसके मध्य बिंदु को हम जो है एज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो हम किसको मानते हैं एज्यूम्ड मीन? हम जिस क्लास में डी की वैल्यू को हम 0 मानते हैं उस क्लास का जो मिड पॉइंट होता है उसी को हम जो है क्या कहते हैं, उसी को हम एज्यूम्ड मीन मानते हैं। तो शून्य डी मान वाले वर्ग का जो मध्य बिंदु होता है या स्क्वायर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ क्लास विद 0 डी वैल्यूज, दैट इज द वैल्यू ऑफ एज्यूम्ड मीन। तो एज्यूम्ड मीन या कल्पित मध्यमान हम किसे मानते हैं? वह क्लास या वह वर्ग जिसमें हम डी की वैल्यू 0 डिसाइड करते हैं, उस क्लास या उस वर्ग का जो मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है, वही क्या कहलाता है? एज्यूम्ड मीन कहलाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। शून्य डी मान वाले वर्ग का मध्य बिंदु स्क्वायर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ क्लास विद 0 डी वैल्यू। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर पेपर एजू बीएड 107 असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग या शिक्षण एवं अधिगम के आकलन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोगों ने अभ्यास किया, प्रैक्टिस किया। अगले क्लास में, अगली कक्षा में अन्य 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कीजिए। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुंचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों में से जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएं, ढूंढ पाएं, देख पाएं। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में घंटी का आकार है, बेल का आइकन है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आएंगे, कुछ विकल्प आएंगे। उन ऑप्शंस में से आप आल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में, अगली कक्षा में हम जल्दी मिलेंगे अन्य 20 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ जो बेस्ड होंगे आपके एजू बीएड 107 पेपर से जिसका नाम है शिक्षण एवं अधिगम का आकलन या असेसमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।